Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर कर रहे हैं डीएफसीसीएल एग्जाम के लिए जो अपना कस्टमर रिलेशंस का पर्टिकुलर सेक्शन है। और इसमें अभी हम पेन का 5 प्रोसेस मॉडल पढ़ रहे हैं और बेसिकली पेन का क्या यहाँ पे हम काफ़ी सारी सीआरएम की और एक्स्ट्रा चीज़ें भी कवर करते हुए यहाँ पे चीज़ों को जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन और आज आपकी क्लास नंबर 21 है। अगर आपने इससे पहले 1 to 20 क्लासेस नहीं देखी तो जाकर के देख के आओ, क्योंकि वहाँ से मैं आप मेरे पढ़ाने का जो तरीका होता है ना, मैं हमेशा चीज़ों को बिल्कुल अरेंज्ड वे में रखता हूँ। क्योंकि अगर आप पहली क्लास करोगे फिर दूसरे में हेल्प करेगी, दूसरी वाली क्लास तीसरे में, तीसरी चौथे में, ठीक है। तो एक चेन फॉर्मेट पे आपकी चीज़ चलती जाएगी। और आई होप आप लोग सारी चीज़ें रिवाइज करके आए हो। क्लास नंबर ये अपनी 21 है ही सही। शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने देखो यहाँ पे ये स्ट्रेटजी डेवलपमेंट प्रोसेस सारी समझ ली है, वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस ये सारी आपको मैंने क्लियर करा दी है। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। फटाफट से चलो एक बार माइंड में रिवाइज कर डालो ये सब क्या होता है। मल्टी चैनल इंटीग्रेशन प्रोसेस के मैंने आपको सारा एक एक पॉइंट समझाया हुआ है। देन यहाँ पे परफॉर्मेंस असेसमेंट प्रोसेस में हमने शेयर होल्डर रिजल्ट पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं, किसी वैल्यू का क्या मतलब है, कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड रहती है, हमने ये सब यहाँ तक समझ लिया है। नाउ हमें यहाँ पर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग वाला पार्ट यहाँ पे कवर करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और यहाँ पे एस्पेक्ट पे लेके चलता हूँ, क्योंकि कई सारी कंपनीज जो हैं जो आपका सीआरएम पूछती है ना, तो उसमें एक क्वेश्चन और आपका पूछा जाता है। मैंने आपको अगर कल याद हो तो ये मैंने आपको करवाया था कल, ठीक है। इसे मैंने क्या बोला था, ये आपका लिंकेज मॉडल होता है। क्या होता है ये आपका लिंकेज मॉडल होता है। अब लिंकेज मॉडल मैंने आपको समझाया तो आपके माइंड में एक चीज़ क्लैरिफाइड हुई होगी कि ठीक है सर, जब कंपनी की लीडरशिप अच्छी होती है तो उससे एम्प्लॉय का एटीट्यूड अच्छा रहता है और उसके एटीट्यूड से कस्टमर सेटिस्फाई होता है। कस्टमर सेटिस्फाई है तो बार बार आएगा, वो उसकी रिटेंशन अच्छी रहेगी, इससे कंपनी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा अच्छी हो पाएगी, है ना। ये सब आपको समझ में आया था। अब इसी लिंकेज मॉडल को उठा करके ना इन्होंने एक चीज़ यहाँ पर आपकी इंट्रोड्यूस करवा दी, जिसे बोला जाता है सर्विस प्रॉफिट चेन। ठीक है, ये आपकी क्या बनी हुई है, इसे हम बोलते हैं सर्विस प्रॉफिट चेन। याद रखना, सर्विस प्रॉफिट चेन। नाउ इसमें आपको अब चीज़ें जो है बिल्कुल समझ में आएंगी, क्योंकि मैंने कल के लेक्चर में आपको जो जो ज्ञान दिया है अब आपको यहाँ पे काम आने वाला है, ठीक है। अब ध्यान से देखना क्या होता है। मैंने आपको क्या बताया, ये जो इंटरनल, अब देखो इसमें क्या क्या आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, एक एक करके समझना पहले ध्यान से। क्या है, इंटरनल सर्विस क्वालिटी है। इंटरनल सर्विस क्वालिटी में आपका बताओ क्या आएगा, कंपनी के अंदर का वर्क प्लेस कैसा है, जॉब का डिज़ाइन कैसा है, एम्प्लॉय का सिलेक्शन हमने सही किया, यानी कि एक पर्टिकुलर जो जॉब है उसकी एम्प्लॉय की, उसके लिए हमने सही एम्प्लॉय सिलेक्ट किया हुआ है नहीं किया हुआ है। अगर एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है तो उसे हमें रिवॉर्ड्स देने पड़ते हैं, उसको रिकॉग्निशन देना पड़ता है। और जो हम अपने कस्टमर को डील कर रहे हैं, मैंने आपको बताया आपके पास में आईटी टूल्स अच्छे होने चाहिए, है ना। क्या होने चाहिए, आईटी टूल्स अच्छे होने चाहिए, सॉफ्टवेयर आपका अच्छा होना चाहिए, सॉफ्टवेयर का इंटीग्रेशन होना चाहिए। जो सारी की सारी बातें हमने यहाँ पे किसमें की थी, बताओ फटाफट से, कौन सी वाली प्रोसेस थी, मल्टी चैनल इंटीग्रेशन प्रोसेस। यानी कि आपका ये पूरा का पूरा अगर इंटीग्रेट रहता है तो बहुत ही ज़्यादा सहूलियत होती है कस्टमर को हेल्प करने में, है ना। अब आप ये सब बातें अपने माइंड में समझ पा रहे होगे। अगर मैं आपको ये सीधा लेकर के आता तो इतना ज़्यादा क्लियर ना होता। अब अगर ये सारी इंटरनल चीज़ें अच्छी होती हैं तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉई जो आपका काम कर रहा है वो ज़्यादा सेटिस्फाई होगा। अगर एम्प्लॉई सेटिस्फाइड है तो पहली बात क्या होती है, एम्प्लॉई का रिटेंशन बढ़ता है। और मैंने आपको कल क्या समझाया था, जो एम्प्लॉई पुराना हो जाता है उसको रिटेन करना कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। क्योंकि पहली बात तो ये कि उसको कंपनी का काम समझ में आ गया, उसकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। यानी कि वो कंपनी को कम टाइम में ज़्यादा एफिशिएंट काम करके देगा, कंपनी के लिए वैल्यूएबल होगा ऑफ कोर्स। ठीक है, तो इसलिए जो एम्प्लॉई का रिटेंशन है वो भी किसी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। ठीक है, कोई एम्प्लॉई हमारे साथ काम कर रहा है तो अगर आप उसी प्रोफाइल के लिए नए एम्प्लॉई को यहाँ पे लेकर के आओगे ना, तो उसकी एक्सपेक्टेशंस कुछ और होंगी, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उसे चीज़ों को समझने में टाइम लगेगा। अगर ट्रेनिंग का चीज़ है तो उसे ट्रेनिंग लेने में टाइम लगेगा, है ना। तो ये टाइम भी लगता है और इसमें पैसा भी खर्च होता है। ट्रेनिंग के टाइम भी आप कुछ ऐसे इंसेंटिव्स तो दोगे ना, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें, इसलिए एम्प्लॉई रिटेंशन भी कंपनी के लिए क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, समझ रहे हो। देन आपका एम्प्लॉई की प्रोडक्टिविटी, अगर आप उसे कंटिन्यूसली मोटिवेट कर रहे हो, उसे यहाँ पे क्या दिए जा रहे हैं, रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, तो एम्प्लॉई क्या करेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी ऑफ कोर्स बढ़ेगी। उसका वर्क प्लेस का डिज़ाइन अच्छा है, आपने उसे बढ़िया एसी के रूम में चेयर डाल के दे रखी है तो वो बढ़िया काम करेगा। ऑफ कोर्स वहाँ पे जितने भी कस्टमर की प्रॉब्लम आएगी उनको सॉल्व करेगा, या फिर जो भी उसकी जॉब है वो अच्छे तरीके से उसको परफॉर्म कर पाएगा। उसके ऊपर मेंटल प्रेशर ज़्यादा है नहीं, वो आराम से बढ़िया अपना, उसे जो काम दिया जा रहा है उससे खुश है, उसकी सैलरी से खुश है, उसे आप रिस्पेक्ट दे रहे हो, मोटिवेशन दे रहे हो, सारी चीज़ें बढ़िया है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और जब ये दोनों चीज़ें हैं, आपका एम्प्लॉय पुराना है और प्रोडक्टिविटी बढ़िया है, तो इससे क्या होगा, आपका एक्सटर्नल सर्विस वैल्यू बढ़ेगी। अच्छा, एक्सटर्नल सर्विस वैल्यू क्या होती है। अच्छा, दूसरी चीज़, और ये मैं यहाँ पे जितनी भी चीज़ें समझा रहा हूँ ना, उन्हें अपने वर्ड्स में, नोट्स में नोट डाउन कर लेना, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से ऐसे ही बनते हैं जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ, ठीक है? उनको समझना बहुत ज़रूरी है।
मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, जितनी चीजें मैंने आपको बोल बोल के बताई है ना, उतने से अगर आप माइंड में बिल्कुल अच्छे से फिट करके जाओगे तो सीआरएम में आप 90% के क्वेश्चन जो है ना वो आराम से सॉल्व कर पाओगे, 90 टू 95% भी कर लोगे, ठीक है। तो बस मेरे शब्दों को बहुत ध्यान देना, एक एक लेक्चर अगर टाइम लग रहा है ना तो उसमें लगाओ टाइम। आप एक लेक्चर को 2 बार देखो, 3 बार देखो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको वो जो लेक्चर अगर आपने एक देख लिया है ना तो उसकी एक एक चीज आपके माइंड में फिट होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट्स हैं जो बोलते हैं कि सर मैंने वीडियो को 2-3 बार देखा तो हर बार मुझे ये पता लगा कि कोई ना कोई न्यू वर्ड मैं सीख रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे शब्दों पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया करो, राइट। तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं व्हाट इज एक्सटर्नल सर्विस वैल्यू। अच्छा, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कैसे पूछेगा, इंटरनल सर्विस क्वालिटी क्या होती है, किस पे डिपेंड करती है, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन किस पे डिपेंड करता है, तो याद रखना एम्प्लॉय रिटेंशन और एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी इससे आती है अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है तो। और आपसे पूछ लेगा रिटेंशन का मतलब क्या है, एम्प्लॉय रिटेंशन का क्या फायदा होता है कंपनी के लिए, ऑप्शंस में डाल के दे देगा थ्योरी में कुछ भी। तो समझ पा रहे हो, क्वेश्चन यार यहाँ से भर भर के बनते हैं। अगर मैं यहाँ से अभी तक मैंने जितनी क्लास ली है ना उससे क्वेश्चंस करवाना चाहूँ तो 1000+ क्वेश्चंस बन जाएंगे आराम से, ठीक है। तो एक एक चीज ध्यान से सुननी है फिलहाल। अब देखो, एक्सटर्नल सर्विस वैल्यू का क्या मतलब होता है कि आपका जो एम्प्लॉय है वो क्या अपना रिजल्ट यानी कि क्या उसकी जो सर्विस है वो प्रोवाइड कर रहा है कस्टमर को, ठीक है। जो आपका एम्प्लॉय है, कंपनी है, वो जो रिजल्ट देता है कस्टमर को उसे बोला जाता है एक्सटर्नल सर्विस वैल्यू। यानी कि आपका अगर एम्प्लॉय अच्छी सर्विस दे रहा है आपके कस्टमर को तो उसे क्या बोलेंगे, गुड एक्सटर्नल सर्विस वैल्यू बोलेंगे, वो आपका गुड के उसमें आएगा। अगर आपका एम्प्लॉय जो है वो अच्छी सर्विस नहीं दे पा रहा है, कस्टमर की क्वेरी वगैरह को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो वो किस में जाएगा, बैड में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट बात है, अब ये कैसे आपका मेजर होता है एक्सटर्नल सर्विस वैल्यू जो है ना, ये काफी बड़ा यहाँ पे पंगा क्रिएट करती है। कैसे भाई पंगा क्रिएट करती है, तो जो आपकी एक्सटर्नल सर्विस वैल्यू होती है, मैंने आपको अगर याद हो आपके माइंड में तो एक एनपीएस बताया था, याद आ रहा है अब। एनपीएस क्या था, नेट प्रमोटर स्कोर। तो जो स्कोर दिए जाते हैं ना कस्टमर से, वो सब किसके लिए दिए जाते हैं, किसको मेजर करते हैं हम उसमें, उसमें एक्सटर्नल सर्विस वैल्यू ही तो मेजर करी जाती है। और इसमें कुछ आपके मैंने बताया केपीआईज कंपनी के क्या होते हैं, कुछ केपीआईज होते हैं। तो वो केपीआईज कंपनी अपने इंडिकेट करने के लिए किसकी हेल्प लेगी, जो एक्सटर्नल सर्विस वैल्यू से रिजल्ट आ रहा है कस्टमर्स का, ठीक है। अभी मैं आपको आगे लेके चलूंगा, इसमें मैट्रिक्स क्या होती हैं, कुछ क्वेश्चंस आते हैं, मैट्रिक्स हो गया, एनपीएस से रिलेटेड और 2-3 बातें हैं, वो मैं आपको अब कवर कराऊंगा, क्योंकि एनपीएस के अलावा 2-3 टर्म और होते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। अब समझ रहे हो यार, हर चीज बिल्कुल को रिलेटेड है और मैं बहुत सीक्वेंस में लेके चल रहा हूँ, आपके माइंड में कब क्या चीज बैठानी है वो मैं बैठा रहा हूं, लेकिन अब मेरी बातों को सुनना तो आप ही को पड़ेगा ना। चलो। अब क्या हुआ, अगर आप अच्छी सर्विस दोगे तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, आपके कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे फर्क पड़ेगा। और अगर आपका कस्टमर बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है तो क्या बढ़ेगा, कस्टमर की लॉयल्टी। लॉयल्टी का मतलब क्या होता है कि आपका कस्टमर आपके कॉम्पिटिटर के पास नहीं घूमेगा, आपके पास ही बार बार आएगा और आपसे बिल्कुल खुश रहेगा। तो ऑफकोर्स यहाँ पे वो क्या फैलाएगा, WOM। और जब भी मैं WOM की बात करता हूं तो ये आपका ऑलवेज पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है, ठीक है। निगेटिव सेंस में नहीं लिया जाता। WM की जब हम बात करते हैं तो इट इज ऑलवेज अबाउट पॉजिटिव रिस्पॉन्स, ठीक है। तो अगर आपका कस्टमर यहाँ पर क्या है, लॉयल है, कस्टमर की लॉयलिटी है, तो क्या बढ़ेगा, रिटेंशन की वजह से होगा, वो बार बार यहाँ पे रिपीट बिजनेस करेगा, बार बार आएगा, है ना। और रेफरल करेगा, रेफरल का मतलब क्या है, अगेन वही बात जो मैं WM में बता रहा हूँ, यानी कि वो और लोगों को बताएगा कि यार इस कंपनी का जो एसी है, फ्रिज है, वो बढ़िया है, आप इसको यूज करो बार बार। अरे बात समझ में आ रही है क्या, देखो सारी चीजें बिल्कुल इंटर रिलेटेड हैं, आपके माइंड में हर चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद अगर कस्टमर की लॉयलिटी अच्छी है तो एट द एंड हमें क्या मिलेगा, रेवेन्यू ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी। और अगर रेवेन्यू ग्रोथ ज्यादा हो गई तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी लेके आएगा वो हमारी कंपनी में। तो समझ रहे हो कि सारी चीजें आपकी कितनी इंटर रिलेटेड हैं। और यही बात तो बिल्कुल, अगर हम इसी बात को थोड़ा सा शॉर्ट में लेके चलें तो यही इन्होंने परफॉर्मेंस असेसमेंट मॉडल में परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए इस चीज को लिया। तो इसलिए मैं ये चीज आपको पेन के 5 प्रोसेस मॉडल के अंदर बता रहा हूँ। बात की गहराई तक पहुंच पा रहे हो, क्योंकि हमें जो गहराई तक हम जा रहे हैं, ये चीज अगर सोचो मैं आपको पेन के 5 मॉडल के पहले समझाता तो आप इतने बेटर तरीके से ना समझ पाते। तो जो पोजीशनिंग होती है चीज़ों की, वो मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। खैर, ये चीज़ें आप समझ गए क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है सर्विस प्रॉफिट चेन, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको, सर्विस प्रॉफिट चेन बोला जाता है। याद रखेंगे, सर्विस प्रॉफिट चेन में फर्स्ट टर्म क्या होता है, इंटरनल सर्विस क्वालिटी का, और ये एंड होता है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर के, ठीक है। समझ में आ गया अच्छे से, बढ़िया हो गया सब कुछ। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और थोड़ा सा एक बार ऊपर चलेंगे। तो यहाँ पे देखो, और देखो बेसिकली ये आपका हुआ क्या, ये जो है आपका कहीं ना कहीं लिंकेज मॉडल जो है, इसी को हमने एक्सपेंड करके देखा हुआ है सर्विस प्रॉफिट चेन के अंदर, ठीक है। तो याद रखना, लिंकेज मॉडल कुछ नहीं है, बस आपका सर्विस प्रॉफिट चेन का ही एक शॉर्ट या फिर आप इसे बोल दो ब्रीफ मॉडल है ये, ठीक है।
जो कि हमें सर्विस प्रॉफिट चेन के बारे में ही बताता है। क्लियर हो गया क्या? इसे अपने वर्ड्स में लिख लेना सभी लोग सारे के सारे, ठीक है? चलो, अब मैं आपसे बात कर रहा था परफॉर्मेंस असेसमेंट प्रोसेस में, आपको यहां तक की कहानी फिनिश हो गई। देखो, अब हमें पढ़ना है परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, यहां पर आपका क्या हो रहा है? आप अगर देखोगे परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग में, तो हमने बताया कि मेजरमेंट करनी है, और जब भी मैं आपसे क्वांटिटेटिव की बात करूंगा, तो दिमाग की कोई घंटी बज रही है क्या किसी के? चलो बताओ फटाफट से। अगर मैंने आपसे क्वांटिटेटिव बात कर दी, मैंने बोला कि यार कस्टमर की क्या यहाँ पे सेटिस्फैक्शन का क्या लेवल है, इसे मुझे मेजर करना है, तो मैं कैसे मेजर करूंगा? अब जरा इसे लिंक करना किससे? और यहाँ पर यूज भी उसी का होता है। किसका यूज करते हैं हम यहाँ पे? QCI मैनेजमेंट मॉडल का। याद आ रहा है QCI मॉडल? मैंने क्यों इतना ज्यादा डीप में जाके पढ़ाया था? अब मुझे यहाँ पर कुछ भी समझाने की आवश्यकता नहीं है। अगर अब जाना, जिन्होंने अभी तक रिवाइज नहीं किया है, तो डियर ऐसे कुछ नहीं होना, जाना है रिवाइज करो, ठीक है? अभी रोक दो चीज, आगे चीजों को करना, पहले पीछे का रिवाइज करो। जिन्हें रिवाइज है, अब जाकर के आप बताओ, अब जरा थोड़ा सा एक बार पन्ने पलट लो, अगर जिन्हें याद नहीं है तो एक बार देखो क्यूसीआई मॉडल में क्या क्या बताया गया था। कस्टमर सेटिस्फेक्शन को मेजर करने के जितने वहां पे तरीके बताए थे, वो सभी के सभी यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिए जाते हैं, ठीक है? क्या होता है? क्यूसीआई मैनेजमेंट मॉडल को ही हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर देते हैं, तो आपका जो पेन का 5 पॉइंट मॉडल है, ये इंटीग्रेट हो जाता है जब क्यूसीआई के साथ में इन काइंड ऑफ ये आपके इंटीग्रेट हो जाता है। क्योंकि अब जो कंपनियां हैं, आपको पता होगा, एक ही मॉडल पे नहीं निर्भर हैं, वो हर मॉडल को यूज करती हैं, सो दैट बेटर से बेटर रिजल्ट मिल पाए, तो इसको इंटीग्रेट कर दिया जाता है क्यूसीआई मैनेजमेंट मॉडल के साथ। और क्या बोला जाता है इसको? इसे हम एक नाम देते हैं CMAT, ठीक है? क्या बोलते हैं? सीमैट। सीमैट का फुल फॉर्म क्या होगा? कस्टमर मैनेजमेंट असेसमेंट टूल। इसको लिख लो यहाँ पे। CMAT का फुल फॉर्म क्या होता है? कस्टमर, अरे यार, CUSTOMER, कस्टमर मैनेजमेंट असेसमेंट टूल, ठीक है? यहां पर बेसिकली हम कर क्या रहे हैं? असेसमेंट ही तो कर रहे हैं परफॉर्मेंस का। तो असेसमेंट टूल, इन्हें बोला जाता है, जो भी यहाँ पे आप यूज कर रहे हो ना, जो मेजर करने के लिए जिस भी टूल का यूज करोगे, उन सभी टूल्स को बोला जाता है कस्टमर मैनेजमेंट असेसमेंट टूल, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ QCI मैनेजमेंट, ठीक है ना? तो बेसिकली यहाँ पे आपको अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए ये वाला जो पॉइंट है ना, सेटिस्फेक्शन मेजरमेंट का, अब ये पूरा का पूरा आपको मैंने जितने पॉइंट्स बताए थे QCI मॉडल में, जो जो पॉइंट बताए थे, एक मैंने आपको यहाँ पे एक चक्कर सा घुमाया था कि कितने इसके पार्ट होते हैं। बताओ जरा यहाँ पे कितने पार्ट में डिवाइडेड था? फटाफट से बताओ कमेंट करके, ठीक है? तो ये सेटिस्फेक्शन मेजरमेंट का काम आपका यहाँ पे सीमेट कर रहा होता है, ठीक है? जो कि QCI के अंदर आता है। क्लियर हुआ? ये वाली चीज क्लियर है क्या? अब हम यहाँ पर, अब ना मैं आपको यार एक और एस्पेक्ट दिखाता हूँ यहाँ पे, एक चीज और मुझे यहाँ पे आपको एक एस्पेक्ट दिखाना है। किसका एस्पेक्ट दिखाना है? यहाँ पे मैंने आपको कल एक कॉस्ट रिडक्शन के बारे में चीज बताई थी। चलो थोड़ा सा नीचे चलते हैं, आपको एक और दुनिया में लेके जाऊंगा। देखो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि अलग अलग वैल्यूज हैं, हर वैल्यू के दो मीनिंग होते हैं, कि ऑर्गेनाइजेशन को वो क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रही है और ऑर्गेनाइजेशन उसे क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? यहाँ तक कहानी ठीक है? अब ये कॉस्ट रिडक्शन में मैंने आपको बताया कि भाई आप क्या करो, अपने एम्प्लॉयज का थोड़ा सा क्या करो, कॉस्ट कटिंग कर सकते हो, कि दो काम अगर छोटे छोटे हैं तो वो एक एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर दो। इसका दूसरे सेंस में देखो क्या मीनिंग होता है, मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताता हूँ कॉस्ट रिडक्शन का। क्या होता है ना, कि अगर हम अपना प्रोडक्ट बहुत अच्छा करते हैं, क्या करते हैं, अगर हम अपना प्रोडक्ट बहुत अच्छा करेंगे, तो मैं इसके लिए आपको एग्जांपल देता हूँ। पतंजलि का एग्जांपल ले लो, ठीक है? पतंजलि ने क्या किया? अपनी प्रोडक्ट लाइन निकाली, और इन्होंने इस प्रोडक्ट लाइन को यहाँ पे एक तरीके से लोगों तक ले जाने के लिए किसी भी यहाँ पे स्टार का यूज नहीं किया, यानी कि इन्होंने मार्केटिंग के लिए भी किसी भी स्टार का यूज नहीं किया, यानी कि इसमें जो इनकी एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट थी ना, क्या थी? एडवर्टाइजमेंट की जो कॉस्ट थी, वो बच गई। और वो जो एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट बची, उसका यूज इन्होंने सीधा सीधा कहां पर किया? जो इनके प्रोडक्ट थे उसमें ऑलरेडी वो चीप हो रहे थे एक तो, और उनमें वो चीज भी डाल दी, तो उस एडवर्टीजमेंट का जो पैसा बच रहा था, वो लेकर के उन्होंने उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में कटिंग कर दी। और उस प्रोडक्ट कॉस्ट में कटिंग होने की वजह से, और वो प्रोडक्ट भी इतना खराब भी नहीं है, अच्छा है प्रोडक्ट, ठीक है ना? और उसमें कॉस्ट कटिंग भी हो गई, तो वो लोगों लोगों तक पहुंच गया, ठीक है? और लोगों तक पहुंचा तो लोगों ने ही उसका वर्ड ऑफ माउथ कर दिया, और वो आपका इतना फेमस हो गया, और उसके जो है यहाँ पे प्रोडक्ट काफी अच्छे बिकने लग गए, एक मार्केट वैल्यू बन गई। समझ रहे हो? तो कॉस्ट रिडक्शन आपका किसी भी लेवल पे आप कर सकते हो अपने। अगर देखो यहाँ पे आपको क्या बताया मैंने, कस्टमर वैल्यू बढ़ती है, अगर आपकी कस्टमर वैल्यू भी बढ़ गई, लेट अस से कि मैंने एक कंपनी डाली यहाँ पे माईफोन नाम की, ठीक है?
मैंने यहाँ पे माई फोन कंपनी डाल दी और मैं इस फोन में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दे रहा हूँ, बहुत बढ़िया फीचर्स दे रहा हूँ, एक नंबर का यहाँ पे मैंने आपको प्रोसेसर दे दिया, कैमरा बढ़िया दे दिया, सब कुछ बढ़िया दे दिया। इवन मेरी जो सर्विसिंग है मैंने वो भी आपको 2 साल की दे रखी है, सारी चीज़ें फ्री दे रहा हूँ उसमें भी। मेरी डिलीवरी जो है वो भी बहुत बढ़िया है। मैं इवन कस्टमर्स को यहाँ पे ग्रीट भी करता हूँ हर बार जब भी वो फ़ोन लेते हैं, या फिर हर हर जब भी उनका कोई स्पेशल मोमेंट आता है मैं उनको ग्रीट करता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, इससे मेरी कस्टमर वैल्यू बढ़ेगी, कस्टमर का रिटेंशन बढ़ेगा। और यहाँ पर अगर आपको याद हो तो मैंने अभी आपको क्या बताया, सर्विस प्रॉफिट चेन दिखाई। इसमें होगा क्या, अगर मेरी कस्टमर लॉयल हो गया तो वो क्या करेगा, वो बार बार क्या देगा, मुझे रिपीट बिजनेस देगा। रिपीट बिजनेस के अलावा क्या देगा, रेफरल देगा। यानी कि वो कस्टमर खुद ही आगे रेफर करेगा। क्या करेगा भाई, दूसरे लोगों को वर्ड ऑफ माउथ फैलाएगा कि यार ये चीज तो बहुत अच्छी है, आप इसे यूज करो, ठीक है। वही अब मेरे लिए यहाँ पे मुझे अब जरूरी नहीं है कि मैं कोई स्टार यहाँ पे लेके आऊँ एडवर्टीजमेंट वगैरह के लिए, या फिर ब्रांड एम्बेसडर किसी एक बहुत महंगे स्टार को बनाऊं। वहां पे मैं क्या कर सकता हूँ, कॉस्ट कटिंग कर सकता हूँ या फिर कॉस्ट रिडक्शन कर सकता हूँ, और वो जो पैसा है मैं अपने कंपनी के और बेटरमेंट के लिए लगा सकता हूँ। तो मैंने आपको 2 एस्पेक्ट बताए। एक एस्पेक्ट तो ये हो गया, ठीक है, एक एस्पेक्ट आपका ये हो गया माईफोन वाला, क्लियर है। अब तीसरी बात एक और समझना, ठीक है। क्या हुआ कि यहाँ पर सपोज करो मैंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। अब ध्यान देना, यहाँ पे ये दोनों अलग अलग थोड़ी सी कंडीशन थी, हल्का सा डिफरेंस, बस एक छुटकू बुटकू सा डिफरेंस था यहाँ पे। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। एक तीसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, समझना। यहाँ पे कॉस्ट रिडक्शन का क्या एग्जांपल हो सकता है। अब लेटेस्ट से मैंने अपना कोई यहाँ पे प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, ठीक है, प्रोडक्ट लॉन्च किया और मैंने अपने ही कस्टमर से, अच्छा यहाँ पे प्रोडक्ट में मैं आपको सबसे बढ़िया एग्जांपल देता हूँ आज के टाइम पे। आपको बहुत सारे ऐप्स दिखते होंगे, ठीक है ना, बहुत सारे ऐप्स होते हैं जो कि बोलते हैं अगर आप क्या करोगे, हमारा ऐप यूज करोगे, इसको आप अगर अगले आदमी को रेफर करोगे तो आपको 15 रुपीज का कैशबैक मिल जाएगा, 20 रुपीज का मिल जाएगा, 50 रुपीज का मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं कस्टमर को ही यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक तरीके से उसको अपना जो बिजनेस है उसे ग्रो करने के लिए यूज कर रहा हूँ, ठीक है। जो कस्टमर मेरा प्रोडक्ट यूज कर रहा है मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ कि वही आगे लोगों को रेफर करेगा। समझ रहे हो, यानी कि मैं एक चेन बनाता जा रहा हूं यहाँ पे। जितने भी एप्स वगैरह हैं वो क्या करेंगे, या फिर मैंने कोई अपना ऐप लॉन्च किया, उसमें मैंने बोला कि अगर आप इसे ये जो अभी आजकल पेमेंट ऐप चल रहे हैं ना, इनका ही एग्जांपल उठा लो। क्या बोलते हैं, आप अगर किसी नए कस्टमर को रेफर करोगे और वो पहली पेमेंट करता है हमारे ऐप से, तो हम आपको 100 रुपीज देंगे, 80 रुपीज देंगे। गूगल पे जो ये जो अपना मार्केट में चल रहा है, क्यों इतना फेमस हो गया, इसने स्टार्टिंग में यही स्ट्रेटजी तो अपनाई थी, है ना। मार्केट में देखो यार, आप लोग मतलब क्यों इतना बड़ा हुआ बनाते हो सीआरएम को। ऑब्जर्व करो ना चीजों को, आपके आसपास ही तो हो रहा है सब कुछ, है ना। और मैंने देखा बहुत सारे बच्चे ऑब्जर्व करके एग्जांपल्स देते भी हैं, ठीक है। चलो खैर, यहाँ पे गूगल पे का मैंने बताया एग्जांपल, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है इन्होंने क्या किया, पहले एडवर्टीजमेंट इतना ज्यादा उस पर खर्चा नहीं किया, लोगों तक ही इन्होंने अपना प्रोडक्ट पहुंचाना शुरू कर दिया, लोगों के ही द्वारा। तो यहाँ पर हुआ क्या कि मुझे कॉस्ट रिडक्शन हो गया, यानी कि मैं अगर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता किसी ब्रांड के, मतलब किसी एक ब्रांड नेम को उठाने में या फिर उससे एडवर्टीजमेंट कराने में, उसकी जगह मैंने लोगों को ही 10 20 50 रुपए देकर के उनको अपना यहाँ पर बिजनेस में शामिल कर लिया एक तरीके से। तो ये मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद हुआ ना। तो ये चीज होती है आपका कॉस्ट रिडक्शन में। अब आई होप आपको ये पूरी की पूरी चीज तो क्लैरिफाइड हो गई होगी। अब इससे आपको कोई कैसी भी लैंग्वेज घुमा देना, अगर आप ये सब समझ गए हो, कहीं नहीं घूमने वाले हो आप, सब कुछ क्लियर है, ठीक है। इससे बढ़िया मतलब ये समझ लो, यहां तक आपको पूरा ये फिनिश है। अब जरा एक चीज पर और चलते हैं, यहाँ पे परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग पे अब हम बात करने लग रहे हैं। इसमें ये वाला पॉइंट तो आपको पता चल गया, सेटिस्फैक्शन मेजरमेंट तो आपका सीधा का सीधा क्यूसीआई में चला गया है। अब एक बार यहाँ पे स्टैंडर्ड्स को समझते हैं, और फिर आपका जो रिजल्ट एंड केपीआईज वाला यहाँ पे पॉइंट बचता है, इसको हमें समझना है। बाकी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम ये तो नॉर्मल सही है, 2 4 मिनट की बात है, इसको करके फिर ये आपका जो पेन का 5 प्रोसेस मॉडल है ये फिनिश हो जाएगा। देन हम टाइप्स ऑफ सीआरएम पे चलेंगे, और भी जो मिसलेनियस क्वेश्चंस बनते हैं ना उनकी बात भी करेंगे। और यहाँ पे आपकी 2 4 चीजें और इंट्रोड्यूस होती हैं अभी पेन का 5 प्रोसेस मॉडल में ना। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझे इंट्रोड्यूस करानी है, और जहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए, इवन प्रीवियस ईयर पेपर में भी आपके क्वेश्चंस बने हैं यहाँ से, जो आपकी यूज़ होती हैं चीज़ें किसमें, पेन के 5 प्रोसेस मॉडल में। आपको आई मीन अब आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि पेन कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं, है ना। चलिए, तो यहाँ पर जब आपके परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग में बात की जाती है कि स्टैंडर्ड्स मेजरमेंट की, ठीक है ना, जो आपके स्टैंडर्ड्स मेजरमेंट हैं, तो स्टैंडर्ड्स मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पर क्या दिए गए, अलग अलग मैट्रिक्स दिए गए, ठीक है। क्या दिए गए, मैट्रिक मैट्रिक्स दिए गए, और 3 4 टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। और फिर आपका केपीआईज दिए गए, ठीक है। तो पूरी बात को यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है कि मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है, केपीआईज में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहली बात तो हम ये समझेंगे कि मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो मैट्रिक्स बेसिकली आपके सीआरएम से रिलेटेड वो सारी एक्टिविटीज होती हैं, क्या है, सीआरएम रिलेटेड
सीआरएम रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं। कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं भाई, जिनसे हमें सीआरएम रिलेटेड वो एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम मेज़र करके क्या करते हैं, मेज़र करके हम पता लगाते हैं कि हमारी कंपनी जो है वो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस कर रही है, यानी कि एक पॉजिटिव तरीके से जो सर्विस प्रॉफिट है वो अच्छा देखो, अभी जो मैंने आपको सर्विस प्रॉफिट चेन दिखाई उसमें यही बात है कि जो आपकी सर्विस है यानी कि पॉजिटिव सर्विस प्रॉफिट चेन वो शो कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। ये होता है आपका मैट्रिक्स। क्या होते हैं ये आपके वो सीआरएम एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको मेज़र करके हम पता करते हैं हमारी कंपनी पॉजिटिव सर्विस प्रॉफिट चेन दिखा रही है या नहीं। क्लियर है। फिर केपीआईज में मैं आपको एक बार बता भी चुका हूँ, अगर आपको याद हो, जब मैं आपको करवा रहा था वो क्या बोलते हैं एक्रोनेम्स करवा रहा था। तो केपीआई का मतलब क्या होता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। क्या होता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, ठीक है। अब ये जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं ये भी क्या होते हैं, एक तरीके के स्टैंडर्ड्स ही होते हैं। बट मैट्रिक्स में क्या होता है, हम उन सभी सीआरएम रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती है ना सबको मेजर करते हैं। लेकिन केपीआईज में बेसिकली क्या होता है आपका, इससे एनालाइज किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है। देखो क्या क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, और आपका विजुअलाइजेशन यानी कि जो भी मेजरमेंट्स है किसका, कस्टमर रिलेशन का, ठीक है। क्या कर किसका ये आपका किया जाता है, एनालाइज या फिर मॉनिटर मॉनिटर किया जाता है यार, एनालाइज या मॉनिटर किया जाता है आपका कस्टमर, किसको भाई, कस्टमर रिलेशन को, ठीक है। यानी कि आपके जो कस्टमर मैनेजमेंट टीम है या फिर कस्टमर सपोर्ट टीम है वो आपका कस्टमर रिलेशंस को पर्टिकुलरली अच्छे से डील कर पा रही है, या फिर जो कस्टमर मैनेजमेंट की टीम होती है ना वो भी इसको यूज़ करती है कि उनका क्या रिजल्ट आ रहा है एट द एंड, ठीक है ना। कस्टमर रिलेशंस में क्या कस्टमर का यहाँ पे रिस्पॉन्स आ रहा है, कैसा रिस्पॉन्स है, उसको मॉनिटर करना, एनालाइज करना। वहाँ पर मेनली हम बात करते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की। क्लियर है। और यहाँ पर मेनली जो आपकी कंपनीज होती हैं या फिर कोई बिजनेस होता है वो इन्हीं पॉइंट्स जो कस्टमर के द्वारा दिए गए हैं या फिर जो बातें कस्टमर के द्वारा उठाई गई हैं उनके बेसिस पे ही अपनी आगे क्या करते हैं। अगर कस्टमर का कोई डाउट है या फिर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई सिचुएशन ऐसी आ गई कि कस्टमर यहाँ पे डिससेटिस्फैक्शन आ गया कस्टमर को, तो उनसे डील करने के लिए क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए उसको करते हैं। या फिर आपका आगे आने वाले इनके जो प्रोडक्ट है उसके लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या बनानी चाहिए, उसमें इसका ये एप्लीकेशन डालते हैं, ठीक है। तो समझ गए आप केपीआईज क्यों इंपॉर्टेंट है और आपके मैट्रिक्स क्या करते हैं। नाउ हमें एक दो मैट्रिक्स के टाइप पढ़ने हैं। तो मैट्रिक्स के टाइप देखो, एक काम करते हैं, ये आप आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, इसको थोड़ा सा रिवाइज करके आइए और कल हम इसको पूरा फिनिश कर देंगे, ठीक है। कल ये जो आपका पूरा बचे हुए हैं टाइप्स वगैरह इसके मैट्रिक्स के, देन आपका पूरा इसको मिला करके कि इन दोनों का क्या फ़र्क पड़ता है, देन अपना ये इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट प्रोसेस, डेटा रिपोजिटरी क्या होता है, ये सब फिनिश करके आपका जो बेसिक ये पेन का 5 प्रोसेस मॉडल है ये फिनिश हो जाएगा। देन हम बात करेंगे आपका टाइप्स ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की, यानी कि टाइप्स ऑफ सीआरएम की, जिसमें हमें देखो मैंने आपको बेसिक टाइप्स है वो तो बता दिए हैं, लेकिन अब ना जी ये कैसे इंटरलिंक्ड होते हैं, जैसे जो आपका कोलैबोरेटिव सीआरएम है, एनालिटिकल सीआरएम हो गया और आपका ऑपरेशनल सीआरएम हो गया, ये तीनों कैसे इंटरलिंक्ड होते हैं, कैसे आपका सीआरएम इनके ऊपर टिका होता है ना। ये हमें पढ़ना है, इनकी फंक्शनिंग क्या है। और यहाँ से एनालिटिकल सीआरएम से आपका प्रीवियस ईयर में बहुत क्वेश्चंस पूछे गए, तो इसका थोड़ा सा डीप में जाके देखेंगे। अगर आपको याद हो तो प्रीवियस ईयर में एक तो क्लस्टर एनालिसिस बहुत पूछा गया, और आपका क्या बोलते हैं उसको, टेंडोग्राम के बारे में भी पूछ लिया, वो भी पार्ट ऑफ एनालिटिकल सीआरएम ही है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें थोड़ा सा डीप में जाके पढ़नी है। अच्छा, आपको पता है ये जो क्लस्टर एनालिसिस हो गया, आपका डेंडोग्राम हो गया, ये ऊपर ऊपर से नहीं पूछा, ये थोड़ा सा डीप पढ़ने पे ही पूछा। तो इससे ये तो पता चल रहा है कि जो आपका एग्जामिनर है वो कहीं ना कहीं चीज़ों को थोड़ा सा डीप तो लेके जा रहा है, ठीक है। और जो क्वेश्चंस मैं आजकल देख रहा हूँ ना कि काफ़ी सारे यार फर्जी क्वेश्चंस भी रोटेट हो रहे हैं, तो उनका कोई मतलब नहीं है। लोग पता नहीं कहाँ कहाँ की चीज़ें कस्टमर रिलेशन में डाले दे रहे हैं, तो उन चीज़ों का भी कोई मतलब नहीं है। पहले स्टिक टू द सिलेबस, आप पहले प्रीवियस ईयर को स्टडी करो, देन उल्टे सीधे क्वेश्चंस पे जाओ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और वो पता नहीं यार वो उल्टे सीधे कॉपी पेस्ट ही चल रहे हैं हर जगह, और इसके मोस्टली क्वेश्चंस जहाँ तक मैंने देखे हैं। स्टिल करते रहिए मेहनत और चीज़ों को रिवाइज करो, ठीक है। इनके मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, डोंट वरी। इसके ऊपर एक सरप्राइज लाइव टेस्ट होगा, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसे आप पूरा अटेम्प्ट करके आओ। जैसे पिछली बार जो है 20 में 20 नंबर किसी के आए नहीं, कोई सिंगल पर्सन ऐसा नहीं है जिसके पूरे मार्क्स आए हों। मतलब हद ही हो गई है यार। अब मुझे अगली बार जब सरप्राइज टेस्ट होगा, जल्दी होगा और ठीक है, तो उसमें मुझे फुल मार्क्स चाहिए। किसी ना किसी कोई तो एक लेके आओ एटलीस्ट, ठीक है। चलो खैर, इसको छोटा सा ही सेशन रखते हैं, कल फिनिश करेंगे इसको, राइट। सो थैंक यू सो मच। इसके अलावा आपको बैलेंस्ड स्कोर कार्ड भी पढ़ाना है, इसका यूज़ कैसे होता है स्ट्रेटेजिक सीआरएम में। तो काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर, और भी मुझे कुछ चीज़ें आपको मिसलेनियस में भी करानी है, ठीक है।
तो कोशिश करेंगे इसको फिनिश करने की जल्दी ही, एंड सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और हाँ, मैथ पढ़ रहे हो ना अच्छे से, ठीक है, मैथ पढ़ते रहो, उसको रिवाइज करते रहो, क्योंकि मैं जो कराऊंगा ना वो फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आपके रिसेंट पैटर्न जो टीसीएस जैसे क्वेश्चंस पूछ रही है, अगर मैं कराऊंगा तो फिर उसके बेसिस पे कराऊंगा। उससे आप, इसका मतलब यह है कि आपको बेसिक्स वगैरह थोड़े से पढ़ के एटलीस्ट रख लेने हैं, ठीक है। तो चलिए खैर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।